बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे तो हम एहतसाब की बड़ी बातें करते हैं। मेरा ये मशवरा है, या आप यूँ समझें कि ये मैं तजवीज़ देता हूँ। वैसे मेरी तजवीज़ किन्हें मननी है, लेकिन फिर भी मेरी ये तजवीज़ है कि एक एहतसाब कमीशन सहाफ़ियों के ऊपर भी बनाया जाए, और उनके आमदन क्या है और उनका लाइफस्टाइल क्या है और उन्होंने टैक्स कितना दिया है, इसका भी ज़रा पता लगवाएं। क्योंकि पाकिस्तान में एक सहाफ़ी है, उनका नाम है दी ग्रेट कामरान ख़ान। उनका आज का ताज़ा ट्वीट है, वो मैं पहले आपको सुना देता हूँ कि पहले नवाज शरीफ की पाक फ़ौज की आदत पर तसलसल से गोलाबारी, फिर अयाज सादक के कल 3 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की भारत पर फैसला कुन फौजी फतह को मोदी की झोली में डालने के बयानात गहरी साजिश का पता देते हैं। ये साजिश महज अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, ये पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ साजिश है। पहली बात यह कि DGISPR ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के भारतीय मीडिया चला रहा है। अच्छा, दुश्मन इसी तरह की बात ही करते हैं और यही वो हरकतें करते हैं। हमारा एक माजी है और भारत के साथ हमने जो कुछ किया हुआ है वो हम उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। वो लतीफ़ा ये है, अब सारी बात समझ में आ जाएगी कि एक साहब गुज़र रहे थे, ये पंजाब का है तो पंजाबी ज़बान में, तो वो एक कोई साहब हल चला रहे थे, तो उसने कहा यार हाल तो ठीक चला, तेरा हाल ठीक नहीं है, तू ज़मीन सही गा नहीं रहा। तो उन्हें कहा कि तेरी फुफी तो भी नस गई सी। उन्हें कहा यार ये मेरी फुफी का कितों तल्लक आ गया, मैं तेन कह दिया कि तू हल नहीं सही था चला रहा, तो तू मेरी फुफी तो चला गया। उन्हें कहा गल्लां जो फिर गल्लां निकलती हैं। तो ये जो कामरान ख़ान साहब कह रहे हैं, ये मेरा ख्याल है ये सहाफ़त नहीं कर रहे, ये सहाफ़त के नाम पे इस तरह के सहाफ़ी बड़ा बदनुमा दाग हैं। आप इनके असासे चेक करवाएं और ये कहाँ से शुरू हुए थे। हमारे एक ब्रिगेडियर साहब हैं हामिद नवाज साहब, वो ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब, आई थिंक सो, उनके इल्ज़ामात हमारे पास मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं उनके इल्ज़ामात के ये कामरान ख़ान साहब असल में हैं क्या, और इनका लाइफस्टाइल ज़रा चेक करेंगे। लाइफस्टाइल इनका क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं और वो किन किन के साथ क्या करते हैं। मैं अब ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता। किस्सा मुख्तसर ये कि शाह की कसीदा गोई करते जाओ, पाकिस्तान में यही है कल्चर जिस तरह ये कर रहे हैं कि, और शाह पाकिस्तान में कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शाह का कसीदा गो बने और जनाब लिफाफे क्या कि पूरी की पूरी बोरियां आप ले जाएं, और वो जो मतील्ला जान जैसे जो सहाफ़ी हैं उन पे आप उंगलियां उठाएं, गद्दार से लेके लिफाफों तक। तो ये तो बात एक तरफ होगी, गल्ला चो गल्ला निकल रही हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी, इससे पहले कि मैं बात कहाँ से शुरू हुई थी उस पर जाऊँ, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ DGISPR को कि उन्होंने एक प्रोफेशनल DGISPR, वरना हमने DGISPR यहाँ पे जिस तरह के देखे ना, पॉलिटिकल रिजेक्टेड और जनाब ये है वो है, इस तरह की बयानबाजियाँ, वो लगता था कि कोई प्रोफेशनल आर्मी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। तो माजी में हमने इस तरह के एक दो जो है DGISPR देखे हैं, लेकिन जनरल इफ्तिखार बाबर साहब उन्होंने जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की और जिस तरह उन्होंने बग़ैर किसी का नाम लिए जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी थी वो बयान की, वो काबिल सताइश है। और मैं ये बात अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी का नाम लेके इल्ज़ाम नहीं लगाया, और उन्होंने बड़े मुदब्बराना और बड़े सोबर अंदाज में कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने सवाल नहीं लिए, एक सवाल उन्होंने लिया। और जाहिर है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता होता है कि सवाल किस तरफ से आना है, और उसकी इजाज़त पहले से होती है क्योंकि हमारा भी धंधा यही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी कि जो कुछ हो रहा है बेसिकली वो ये था कि फ़ौज जो है वो एक है और फ़ौज एक इकाई है इसकी लीडरशिप में, और जो आम सोल्जर है उसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क डालना भी नहीं चाहता। ये बात जनरल साहब आप जहन में रखें, हम सब पाकिस्तानी हैं और महब वतन है, हमें पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अजीज़ है, हम अपना पेट काट के पाकिस्तान की फ़ौज को देते हैं। पॉइंट ये है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर हमें इसके सियाको सबाक को देखना पड़ेगा कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी। बात शुरू हुई थी नवाज शरीफ की एक तकरीर से, और उससे भी पहले ये बात शुरू हुई थी जनरल बाजवा, छोटे वाले बाजवा साहब, जनरल मैं उसका नाम भूल रहा हूँ,
आसिम सलीम बाजवा साहब। आसिम सलीम बाजवा साहब की एक स्टोरी छपी थी कि जी कि वो तो अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं। तो बड़ा जेन्युइन सवाल था कि आप सरकारी मुलाजिम होके आपने ये इतनी कंपनियां कैसे बना ली। उसके जवाब में आगे से इल्ज़ाम आए कि ये तो इंडियन नैरेटिव है। फिर एक बड़ा दो टोक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की अपोजिशन ने और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात के कायद ने, और फिर उसको अडॉप्ट किया पाकिस्तान की तकरीबन आलमोस्ट दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो इस वक्त अपोजिशन में हैं। और उन्होंने दो टोक इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन था वो चोरी हुआ। RTS बैठे, पहले नाम नहीं लिए गए, फिर उन्होंने नाम भी ले दिए। अब जब नाम ले दिए हैं तो डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर दिया उन्होंने। अब इसका जवाब देने के बजाय अगर कोई ये बंदा कहे, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि जी कि आप इंडियन एजेंट हैं, आप इंडियन नैरेटिव फ़रोख्त कर रहे हैं, तो भाईजान ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि आप कहें कि जी ओके, अगर ये वाली बात है तो मैं एक इंक्वायरी बिठा देता हूँ, इंक्वायरी कर लेते हैं। जब किसी के पास, वैसे भी ये कल्चर है पाकिस्तान का कि जब पाकिस्तान में आपके पास जवाब ना हो तो आप अगले को या इंडियन एजेंट बना देते हैं या CIA का एजेंट बना देते हैं। तो सवाल तो सिर्फ ये था और इतना सा सवाल था। और फिर आप तमाशा ये देखें कि एक रुकने असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कोई अगस्त में या इस तरह कुछ महीने हो गए हैं, उनको एग्जैक्ट डेट मुझे इस वक्त याद नहीं है, उन्होंने एक सवाल जो पार्लियामेंट में पेश किया था वो किया था कि ये जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उन्होंने टैक्स कितना दिया है, उनके गोशवारे क्या हैं और व्हाट्सएवर इस तरह के उनके मालवी मामलात क्या हैं वो सामने लाए जाएँ और वो पार्लियामेंट को बताए जाएं। वो कुछ 2-3 कैटेगरीज आगे फिर वो सवाल की जुजियात भी हैं। वो हर सेशन में वो सवाल जो था वो मौखर कर दिया जाता था। कल वाले सेशन में उन्होंने खड़े होकर कहा कि यार हमें जवाब दें इसका, तो फिर वो जवाब देने की बजाय उसको उठा के बाहर फेंक दिया आपने। तो टॉलरेंस का लेवल ये है। आप पर सवाल जो हैं वो बड़े पेशा वाराना से हैं। पाकिस्तान के कुछ उहदेदारों पर, वो जो गैर सियासी उहदेदार हैं उन पर सवाल बहुत पर्टिकुलर हैं, उनके करैक्टर के बारे में हैं। अगर वो जवाब आपके पास नहीं है, मैं वज़ीर आज़म और हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तो फिर कोई और रास्ता इख्तियार करें। एक दूसरे को जब आप गद्दार कहेंगे तो गद्दार कहने का मतलब ये है कि आप किसी को एक फौरी तौर पर पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान के साथ यानी कह लें कि आप उसको एक अलहदा कर देते हैं, यानी पराया कर देने वाली बात है अपने हम वतन के ऊपर। इससे बड़ा घिनौना इल्ज़ाम कोई हो नहीं सकता। तो जब आप लगाते हैं तो वो अपनी सफाई में क्या कहे। अब हीर रांझा तो आपको सुना नहीं सकता, वो आपको उसके जवाब में मतलब ना कोई लोरी सुना सकता है, ना कोई दो दूनी चार का बड़ा पहाड़ा सुना सकता है। वो उसके जवाब में आपको बताएगा कि अगर मैं गद्दार हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी बताऊँ कि तुम कितने बड़े मुहिब्बे वतन हो। तो यही हुआ है और काम यहाँ से शुरू हुआ है। सवाल था करैक्टर का और सवाल था कि जी कि आप सियासत में मुदाखलत करने के मजाज नहीं हैं। कुछ चंद अफराद, उनका नाम लेके कहा गया और आगे से जवाब आ रहा है, यानी सवाल गंदम जवाब चना, और आगे से जवाब आ रहे हैं कि जी कि आप तो इंडिया के एजेंट हैं। और फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी कि अगर हम इंडिया के एजेंट हैं तो फिर ये बताएं कि कुलभूषण को वकील कौन करके दे रहा है, कुलभूषण की अपील हाई कोर्ट लेके कौन जा रहा है। और ये क्या वो वक्त पाकिस्तान के अदारे भूल गए हैं जब अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में उस दिन जब ये पुलवामा वाला वाक़या हुआ था और जिस दिन इन्होंने ये पायलट वापस करने का ऐलान किया था पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने, तो एक सवाल के जवाब में अपोजिशन लीडर के इमरान खान साहब ने घबरा के कहा था और हम जंग कर दें और मैं जंग नाफिज कर दूं। और भाई जंग कोई नहीं चाहता। और ये भी तय है कि पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी कैपेबिलिटी साबित कर दी थी। ये तो पाकिस्तान की फतह है। इस कौम ने तो पाकिस्तान की आर्मी से हर हालत में प्यार किया है, हर हालत समझ रहे हैं ना। हमारा आधा मुल्क नहीं रहा, हमने उसके बावजूद वो क्या वो अहमद फराज का शेर है कि हार में भी जी से ना उतारा तुम्हें। तो हमने तो गैर मशरूत मोहब्बत की है पाकिस्तान की फ़ौज से। हम यानी मैं पाकिस्तान की कौम की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो ज़ाती जो मफाद है, सियासी मफाद और ज़ाती मफाद, उसके लिए अगर आप मुझे गद्दार कहेंगे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे, तो जवाब में आपको कोई हदीसें नहीं सुनाएगा।
जवाब में आपको कोई अखलाकियात का दर्स नहीं देगा, जवाब में आपको फिर कोई उसी तरह का जवाब ही मिलेगा। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये वो वाला मामला था जिसमें अगर आप वो उठा के देख लें एयाज सादिक ने, इसका जवाब तो खैर एयाज सादिक ने और मुस्लिम लीग ने देना है और वो देंगे, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमने इस सारी सूरत हाल का आपके सामने जिस तरह मैंने जायज़ा लिया है, उसमें तो सिर्फ बात ये थी कि एक वज़ीर आज़म को कहा कि आप हमें गद्दार कहते हैं और आपने ख़ुद अभिनंदन को छोड़ा, तो इसमें मेरा ख्याल इतना माइंड करने वाली बात तो नहीं है और ना ही ये माइंड करना चाहिए। सवाल जो हैं असल में उन सवालों के जवाब देने चाहिए, और वो सवाल क्या हैं? RTS क्यों बैठे? सवाल ये है कि आया पाकिस्तान का इलेक्शन जो था 2018 वाला वो चुराया गया? सवाल ये है कि क्या किसी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वाकई सेलेक्ट किया है या महज ये एक इल्ज़ाम है? अगर ये सारी बातें झूठ हैं तो फिर आप लित्तर मारें अपोजिशन को, आप किसी फोरम पे आएँ, इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी करवाने की तो हमें ज़रूरत है कोई नहीं, और ना कभी हमने कभी इंक्वायरियाँ करवाई हैं, और अगर कभी इंक्वायरियाँ हुई हैं तो उन रिपोर्टों को हमने हमेशा सर्द खाने में डाला है। वो महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो, 12 मई वाला 2 मई वाला वाक़या हो, या कोई और इस तरह का सानिया हो, APC वाला सानिया हो, तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो चूरन है और ये जो इल्ज़ाम है 70 साल से, हमने अपनी मादरे मिलत पे भी ये इल्ज़ाम बर्दाश्त किया, हमने ये शहीद हुसैन शहीद सोहरावर्दी पे भी इल्ज़ाम ये वाला झेला, और हमने भुट्टो से लेके हर अपने पॉलिटिकल लीडर पे ये इल्ज़ाम सहा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो चूरन है ये बिकने वाला नहीं है। जो खड़े किए गए सवाल हैं उन सवालों के जवाब दें और ढंग की बात करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह पाकिस्तान की आप कोई खिदमत बैठ के कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का आप ठट्ठा लगवा रहे हैं पूरी दुनिया में। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।